नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। कैंसर एक ऐसा रोग जिसके कारण साल भर में लाखों लोगों की जान जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण है सही समय पर इसकी पहचान ना कर पाना, जागरूकता की कमी होना। आज कैंसर को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, प्रिकॉशंस को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ है कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू श्रेया। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में डर निर्मित हो जाता है, एक भय हो जाता है कि कैसे इसका इलाज होगा, कितनी फीस होगी, किस तरह का खर्च आएगा और क्या हम ठीक हो पाएंगे या नहीं। एक बहुत बड़ा भय है लोगों के मन में, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कैंसर के कुछ ऐसे टाइप हैं जो 100% ठीक हो सकते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर, आप कैंसर के बारे में और इनके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। कैंसर एक ऐसा शब्द है ना जो पूरे परिवार को हिला के रख देता है। तो बेसिकली कैंसर होता क्या है? कैंसर हमारे शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ है। मतलब हमारे शरीर की टेंडेंसी होती है, हर इंसान के शरीर की प्रवृत्ति होती है कि कभी कोशिकाएं बढ़ती हैं, कुछ सेल जो होते हैं उन पे कंट्रोल करते हैं और कुछ अनियंत्रित बढ़ते हैं। तो ये हमारे बॉडी का सिस्टम होता है कि उनको बैलेंस करके रखता है। जब ये बैलेंस गड़बड़ होता है उस कंडीशन में हमारी बॉडी अनियंत्रित ग्रोथ करने लगती है। अब ये बैलेंस गड़बड़ कैसे होता है? जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल इंटेक हो गया, तंबाकू गुटखा खाना हो गया, या जो आज हम इतने पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, और 5 to 10% केसेस में जेनेटिक डिफेक्ट भी होता है। तो इन सब के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी का डीएनए रिपेयर सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो सेल क्या होती है, अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। अब जब ये सेल ग्रोथ करती है तो इसका कुछ हिस्सा हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू या लिम्फेटिक के थ्रू शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलना चालू कर देता है। जब ऐसा होता है तो यही एक कैंसर होता है और वो पूरे शरीर में फैलने लगता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको ये पता हो कि कैंसर के साइन और सिम्टम क्या होते हैं। तब तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाने जाएंगे। तो कैंसर के साइन और सिम्टम जो होते हैं वो बॉडी में कहाँ का कैंसर है उसके हिसाब से होते हैं। सपोज़ किसी को मुंह का या टंग का कैंसर है तो उसको क्या होगा, बार बार छाले आएंगे, छाले ठीक नहीं होंगे, या अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ दिखाई देना चालू हो जाएगी, या गर्दन में कहीं गठान आएगी। ठीक उसी प्रकार अगर गले का कैंसर होगा तो सबसे पहले मरीज़ की आवाज़ बदलेगी। उसको ऐसा लगेगा कि मेरी आवाज़ में भारीपन आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। उसके अलावा फिर उसको क्या होगा, धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या खाना गुटकने में दिक्कत हो सकती है। अगर आहार नली का कैंसर होता है तो हमेशा कंप्लेन आती है कि हम ना पहले खाना आराम से खाते थे लेकिन अब निगलने में दिक्कत हो रही है। पहले खाना निगलने में दिक्कत होती है, फिर पानी पीने में दिक्कत होना चालू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, जो आज के टाइम पे सब कैंसर बढ़ता जा रहा है वो है स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो महिलाओं को ना गठान, सबसे पहले वो गठान खुद से नोटिस करती हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर गठान कैंसर ही हो, है ना। तो गठान आ सकती है, या जो निप्पल में है ना डिस्चार्ज आ सकता है, या कभी कभी निप्पल से खून आ सकता है। उसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो हमारा होता है कोलोन, मतलब आंतें। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉवल हैबिट चेंज हो जाती है। मतलब या तो हमें कब्ज बनी रहेगी या हमें दस्त लगेंगे या दोनों होते रहेंगे फ्रिक्वेंटली। और उसके बाद क्या होगा कि हमको ना ब्लीडिंग जाना चालू हो जाएगी। फिर हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो अपना किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, उसमें क्या होता है, पेशाब रुकती है। इवन प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है आजकल पुरुष वर्ग में, तो उसमें भी क्या पेशेंट कंप्लेन करता है शुरू में कि पेशाब रुक रुक के होती है। उसके बाद आता है अपना गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, मतलब बच्चेदानी का कैंसर, जो आज के टाइम पे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अपने इंडियन सिनेरियो में कैंसर का। तो उसमें क्या होता है, महिलाओं को मासिक स्त्राव के अलावा भी खून जाता है और हैवी ब्लीडिंग होती है, प्लस डिस्चार्ज बना रहता है। तो कई बार हम इस डिस्चार्ज को ना इन्फेक्शन से कंफ्यूज कर जाते हैं, पर ये क्या होता है, एंटीबायोटिक लेने के बाद भी डिस्चार्ज रिस्पॉन्स नहीं करता है, सफ़ेद पानी आता रहता है। प्लस जिन महिलाओं का महीना बंद हो चुका है उनको महीना आना चालू हो जाए, या जब अपने स्पाउस के साथ लोग रिलेशन बनाते हैं तो उस दौरान उनको खून आए, ये सब बच्चेदानी के कैंसर के प्रमुख सिम्टम है। जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम आए तो तुरंत अपने
एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं या कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, आप उनसे जाके मिलिए। तो इन होल अपने पास 7 वार्निंग सिम्टम है, जिसमें हमको जाके तुरंत लोकल डॉक्टर के अलावा अपन को कैंसर रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। सबसे पहला साइन है आवाज़ में बदलाव, चेंज इन बॉवल हैबिट, मतलब वही जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जो मैंने बताया। तीसरा है बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग जो अचानक से बढ़ना चालू कर दे, या जो आप लोकल कहीं ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करे। चौथा है हमारे किसी भी ऑरिफिस मतलब छेद, चाहे वो मुंह हो चाहे वो लैट्रिन वाला रास्ता हो, अचानक से खून जाना चालू हो जाए। कोई भी खांसी जो मोर देन 3 वीक मतलब 3 वीक से ज़्यादा अगर खांसी बनी हुई है, फिर धीरे धीरे उसमें खून आ रहा है। टीबी भी एक रीज़न है, पर हम कैंसर की पॉसिबिलिटी को भी हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर परसिस्टेंट अपनी बॉडी में कोई भी ऐसा सिम्टम आना चालू हो जाए जिसको हम लोकल डॉक्टर को दिखा रहे हैं पर हमें आराम नहीं लगे, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी फटीग हो सकती है, बार बार बुखार का आना हो सकता है, या बार बार पीलिया का होना हो सकता है, जिसमें हमें कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। देन यू शुड गो, मतलब आपको अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। स्किन कैंसर का भी? स्किन कैंसर, हाँ, स्किन कैंसर में क्या होता है, अचानक से या तो काला काला आना, मतलब स्किन डिस्कलरेशन, स्किन की जो त्वचा का रंग है वो अचानक से चेंज हो जाए। कभी काला पड़ जाता है, अचानक से आपका कोई शरीर में मोल होते हैं ना, ये जो अपने मोल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, तिल होते हैं जो, उनका साइज अचानक से बढ़ना चालू हो जाए। मतलब नॉर्मल बने रहते हैं, पर कई बार ऐसे हमने देखा ना कि सडन वो बताते हैं कि बढ़ना चालू हो जाए, है ना। या कोई सबसे ज्यादा ऐसा होता है कि ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन चालू हो जाता है, काले रंग का। तो मेलानोमा मोस्ट कॉमन जो स्किन मैलिग्नेंसी है, तो वो एक होता है स्किन कलर चेंजेस। ठीक है, टाइप्स हमने जान लिए। पूरा हेड से टो तक जितने प्रकार के कैंसर होते हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है, जिनको बीमारी होती है, इनके ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। ट्रीटमेंट पे जब हम आते हैं तो लोगों को कई तरीके के कंफ्यूजन होते हैं, और कीमोथेरेपी जिसको सुनकर लोगों के मन में डर अभी भी बना रहता है, खासकर जो लोग मिडिल क्लास से हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। जैसे कि ना हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो कैंसर होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है। मल्टी मोडालिटी बोले तो बहुआयामी इलाज होता है, मतलब कोई एक चीज़ नहीं होती, इसमें सर्जरी भी होती है, रेडिएशन भी होता है जिसको आम भाषा में हम सिकाई बोलते हैं, तीसरा कीमोथेरेपी होती है, और आजकल 2 चीज़ें और ऐड हुई हैं, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो जो कैंसर का उपचार होता है वो स्टेज वाइज होता है। ब्रॉडली हम सब जानते हैं कि अर्ली स्टेज मतलब 4 स्टेज होती हैं कैंसर में, अर्ली स्टेज होती है और लेट स्टेज होती है। तो जो इलाज होता है वो स्टेजिंग के हिसाब से होता है, प्लस ट्यूमर कहाँ का है इस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे अगर अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं तो अर्ली स्टेज में कई बार सर्जरी सफिशिएंट होती है, बट क्या होता है कई बार सर्जरी के साथ साथ रेडिएशन भी देना पड़ता है। कई बार कुछ ट्यूमर बड़े होते हैं तो हमें कीमो करके छोटा करना पड़ता है, फिर सर्जरी या रेडिएशन देते हैं। पर कैंसर के साथ एक प्रॉब्लम है जो मैंने शुरू में बताया कि जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं ना, वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड में तुरंत जाती हैं और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में उनके जाने की टेंडेंसी होती है। तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है उसका दूसरे हिस्सों में फैलना, प्लस एक बार हमने ऑपरेशन कर दिया या हमने रेडिएशन कर दिया तो थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि वो ब्लड में अगर एक भी कोशिका रह गई तो वापस से कैंसर आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं रिकरेंस, फिर से कैंसर का आना। तो उसके लिए अपने पास मोडेलिटी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बेसिकली क्या करती है, जो भी माइक्रोस्कोपिक सेल हैं जो दिखती नहीं है, जो ब्लड में सर्कुलेट हो गई हैं, उनका रोकथाम करती है। तो उसमें क्या होता है कि जो कैंसर वापस से आने की या शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि हमने ऑपरेशन करा लिया, रेडिएशन करवा लिया, अब हम ठीक हो गए, हम कीमो नहीं करवाएंगे, क्योंकि लोग ऐसा बताते हैं कीमो से ये होता है। एक्चुअली कीमो को लेके ना हमारे सोसाइटी में बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कीमो कराएंगे तो हम बिस्तर में लेट जाएंगे, हमसे कोई बात नहीं करेगा, खाना नहीं खा पाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, ये होगा वो होगा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम एक एक्सपर्ट या कैंसर रोग विशेषज्ञ के सुपरविजन में हम अपना इलाज करवाते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। जब आज से 15-20 साल पहले जब हमारे पास एडवांस कीमो नहीं थे तो उन बेसिक कीमो में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे, बट आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि हम बहुत सारी चीज़ें पहले लेवल पे ही मैनेज कर लेते हैं, मतलब इतने कॉम्प्लिकेशंस होते ही नहीं हैं। सेकंड, अगर कॉम्प्लिकेशंस होते भी हैं तो उनके पास हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं, सप्लीमेंट्स आ गए हैं, जिससे
हम कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस तो एक एंटीबायोटिक लगाने में भी होते हैं, पर हम लगवाते हैं। मलेरिया के ट्रीटमेंट में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सेम ऐसे कीमो का ट्रीटमेंट है। उसके लिए ज़रूरी है अवेयरनेस। आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर के सुपरविजन में ही अपना इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर, जैसे कीमोथेरेपी में बाल झड़ने का बहुत ज़्यादा एक ये है बाल झड़ना, जो आपने बिल्कुल सही टॉपिक उठाया है। जरूरी नहीं है कि हर कीमो में बाल झड़े, पहला तो, लेकिन मोस्टली कीमो में बाल झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं, इसका मतलब है कीमो इफेक्टिव है, कीमो जा रहा है अपनी बॉडी में। और क्या होता है कि ये जो हेयर लॉस होता है ये टेम्परेरी है। मतलब जब हमने जिस दिन कीमोथेरेपी बंद की उसके 3 वीक के बाद हमारे नए हेयर फॉलिकल आते हैं, और विद इन 5 to 6 मंथ जो आपके पुराने हेयर हैं वैसे पूरे आ जाएंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीमोथेरेपी को लेकर जो लोगों में डर है कि हमारे बाल झड़ जाएंगे और बाल आएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं श्रेया। इवन मैं बताती हूँ आपको कि कई पेशेंट तो मेरे ऐसे हैं जिनके पहले से ज़्यादा डेंस बाल आए हैं। और एक चीज़ अभी और आई है, स्काल्प कूलिंग डिवाइस। उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी हम उसको ना सर में रख देते हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू दवा सर में जाती है ना, बालों तक जाती है, वो नहीं पहुंच पाती है। अच्छा। तो आजकल हेयर लॉस को कीमोथेरेपी के ड्यूरेशन में भी रोका जा सकता है। ये बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से मैम ने कहा कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इन सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं है इतने अच्छे तरीके से और बारीकी से, तो ये बहुत ज़रूरी है जान लेना। इसके बारे में डॉक्टर बता रही हैं कि किस तरीके से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किस स्टेज में आपको अपने कैंसर के बारे में पता चल सकता है। तो एक स्टेज की बात आपने की कि 4 स्टेज इसके होते हैं। जो अर्ली स्टेज है, यानी जो स्टेज 1 है, उसमें 100% चांस होते हैं कि कैंसर ठीक हो सकता है। स्टेज 1 इवन स्टेज 2 में भी 100% चांसेस रहते हैं, अगर हम टाइमली आए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। वही बता रही हूँ ना कि आजकल लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि हमने ऑपरेशन करवा लिया, निकाल दिया बॉडी से, आगे कुछ नहीं करते हैं, डर जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, वो जो स्टेज 1 स्टेज 2 का कैंसर आता है ना, फिर वापस से आ जाता है बॉडी में, या कई बार लिवर में, ब्रेस्ट का कैंसर है वो लिवर में आ गया, या तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो आप आसपास के लोगों की बात मत सुनिए, जो आपके डॉक्टर हैं उन पे फेथ रखिए, जैसा बताते हैं उसको फॉलो करिए। और हर चीज़ का ट्रीटमेंट, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, सपोज नौशिया वॉमिटिंग एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, उसका ट्रीटमेंट है। क्या होता है कई बार कीमो के और कीमो ऐसा रैंडमली नहीं दिया जाता, कीमो के पहले हम कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट कराते हैं, पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस देखते हैं, उसका हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, प्लस कोमॉर्बिडिटी देखते हैं, उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसके हिसाब से बहुत सारे डोज जो होते हैं मॉडिफाई होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग दवाई दे दी, स्ट्रॉन्ग और वीक कुछ नहीं होता है, पेशेंट के हिसाब से दवाई दी जाती है। तो डेफिनेटली उसके कॉम्प्लिकेशंस कम आते हैं, और आते भी हैं तो उनको मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर, प्रिकॉशंस पर हम आते हैं, प्रिकॉशंस क्या है इस बीमारी को लेकर, किस तरीके से लोग इस पर प्रिकॉशंस रख सकते हैं? प्रिकॉशन और प्रिवेंशन 2 चीज़ें होती हैं। प्रिकॉशन के लिए सबसे जो हमारे हाथ में है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्सरसाइज, और जो भी बैड हैबिट है जो हम सब सुनते ही हैं कि स्मोकिंग हो गया, गुटखा हो गया, या अपना कहना चाहिए कि अल्कोहल इंटेक हो गया। लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो नहीं शराब पीता था, या मैं वो नहीं खाता था, पर ऐसा नहीं है। आज माउथ वाले जो कैंसर है, जो हम बोलते हैं ना कि वो गुटखा नहीं खाता था तो उसको हो गया, लेकिन आज 70 to 80% जो टंग के कैंसर आ रहे हैं, जो बकल म्यूकोजा के केसेस आ रहे हैं, मतलब गाल वाले जो केसेस आ रहे हैं, उसमें 100% लोग तम्बाकू खाते हैं या क्विट करते हैं। मतलब देखा होगा ना, गाँव में ऐसे तम्बाकू लेके उसको गाल के अंदर रखे रहते हैं। वो होता ही है। और आजकल इसीलिए ना यंग एज में ज़्यादा लोग आ रहे हैं क्योंकि वो बचपन से ही तम्बाकू खाने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्लस सेकंड चीज़ होती है प्रिवेंशन। मतलब आपको सुन के लगेगा कि कैंसर को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। 2 कैंसर, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर से अपने इंडिया में पर ईयर 68,000 फीमेल की डेथ हो रही है, और ये 70 to 80% केसेस में प्रिवेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर है, अभी देखा गया है कि उसमें 70 से 80% जो कैंसर होता है उसका रीज़न होता है एक वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो उस वायरस की रोकथाम के लिए अपनी इंडिया में वैक्सीन है। वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। मतलब कैंसर के लिए वैक्सीन उपलब्ध होना ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो ये जो वैक्सीन है ये HPV स्ट्रेन के लिए है, बाईवैलेंट है और मतलब क्वाड्रीवैलेंट है। उसमें सर्वारिक्स वैक्सीन है और अपने ग्राडासिल है, जो 9 से लेके 14 साल के एज ग्रुप की फीमेल्स के लिए अवेलेबल है। और उसमें जो आजकल ऐसा नहीं है, 9 से 26 साल की फीमेल भी लगाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम हमारी एज 21 साल हो गई, हम लगवा सकते हैं कि नहीं? लगवा सकते हैं, बस उसमें एक क्राइटेरिया है, सेक्शुअल एक्टिविटी अपनी नहीं होनी चाहिए। टिल 26 अपन लगवा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है
कि अगर 14 साल से छोटी बच्ची है तो उसमें 2 डोज सफिशिएंट होते हैं, और अगर 14 साल से बड़ी है तो उसमें अपन 3 डोज लगाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इंट्रामस्कुलर लगती है, और जो माइल्ड होता है ना पेन, जो नॉर्मल वैक्सीनेशन का होता है, पेन हो गया, अर्थरैल्जिया हो गया, वो सब होता है तो अपन प्लेन पैरासीटामोल ले सकते हैं। बाकी इसमें अगर हम किसी चीज़ को 60 to 70% होने से रोक पा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वैक्सीन के थ्रू 70% ठीक हो सकता है। 60 to 70% क्योर हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है, होगा ही नहीं तो फिर आगे की बात ही नहीं है। ठीक है, जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है इस बीमारी को लेकर। तो इवन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर में जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। सपोज नानी को था, माँ को है, या बच्चियों में होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए जेनेटिक टेस्ट होता है। आजकल इतना इजी हो गया कि ब्लड के थ्रू आप जीन्स के लेवल पे पता कर सकते हैं कि कैंसर वाला जीन्स है कि नहीं है। अगर आपके यहाँ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि सपोज नानी को हो रहा है या ऐसे प्रोजेनी चल रही है, तो डेफिनेटली हमको रिस्क असेसमेंट करवाना चाहिए। उससे एक फ़ायदा ये है कि सपोज हमको पता चल गया कि इस आगे आने वाली पीढ़ी में ये जीन्स पॉजिटिव है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, टाइमली स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग हम सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, अपनी मेमोग्राफी हो गई या MRI हो गई, और आजकल तो लोग प्रिवेंटिव सर्जरी भी करवाते हैं, मतलब बायलैटरल मैस्टेक्टोमी करवा देते हैं। अभी इंडिया में उतना कल्चर नहीं है, पर अपकमिंग फ्यूचर में आएगा, ऐसा रहेगा। तो प्रिवेंटिव सर्जरी भी होती हैं, इवन प्रिवेंटिव मेडिकेशन भी होता है। सपोज हमको पता है कि इसमें ये जीन पॉजिटिव है कैंसर वाला, तो कुछ हार्मोनल टैबलेट होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में, जैसे टमॉक्सिफेन वगैरह, उनको देते हैं हम, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी को हम रोक सकते हैं। सेम ऐसे लिवर कैंसर होता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, तो उसका तो भी नेशनल इम्यूनाइजेशन में हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन मतलब कंपलसरी कर दिया है। तो वो भी एक कैंसर, लिवर कैंसर की रोकथाम करने में काफ़ी हद तक कारगर है। ठीक है, अवेयरनेस की मैं बात कर रही थी, किस तरीके से कैंसर को लेकर और अवेयर किया जा सकता है? क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए? एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि क्या क्या साइन सिम्टम है। सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमको कोई भी चीज़ आ रही है, ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। जब हम उस चीज़ को डायग्नोज कर लेंगे, जैसे अब एक एग्जांपल की बात बताती हूँ, सर्वाइकल ब्लीडिंग ही है, तो लोगों को लगता है ठीक है ब्लीडिंग हो रही है, हमने 2-3 बार दिखाया, कुछ नहीं है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लिया, बढ़ते बढ़ते वो ऐसी कंडीशन में आ जाती है ना कि स्टेज 3 पहुँच गया, सीधे स्टेज 4 पहुँच गया। तो ये चीज़ है। इसके लिए अवेयरनेस कैसे हो सकती है, जैसे सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है तो अपन पैप स्मीयर करवा सकते हैं। पैप स्मीयर भी स्क्रीनिंग का तरीका है, एक कुछ नहीं, बच्चेदानी की छोटी सी जांच होती है, उसमें अपन स्वैब लेते हैं और टेस्ट के लिए भेजते हैं। अगर हमको थोड़ा सा भी अब नॉर्मल लगता है तो हम फर्दर मैनेजमेंट करते हैं और कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। ये जो पूरी बीमारी है, इसके बारे में हमने अभी तक इतना कुछ जाना। एक सबसे बड़ा जो किसी भी मरीज के दिमाग में आता है कि खर्च इसमें कितना होगा, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में ही बताया कि पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है ये। तो इसके खर्च पर बताइए कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या फिर ठीक खर्च करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। मिडिल फैमिली, इवन अपर मिडिल क्लास भी, क्योंकि कैंसर एक दिन की बीमारी नहीं होती है, आपको लाइफ लॉन्ग फॉलोअप भी लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। तो उसके लिए अभी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं आ गई हैं। एक आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना गवर्नमेंट में तो इलाज है ही, पर आयुष्मान में भी हम अच्छे हॉस्पिटल, आयुष्मान के तहत हम अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। प्लस आजकल सरकारी अनुदान भी मिलता है, मतलब जैसे कोई गरीब पेशेंट है या कोई अफोर्ड करने वाला पेशेंट भी है और हमने एक एस्टिमेट बताया कि भाई इतना होगा, तो डेफिनेटली उसको सरकारी निधि भी मिलती है, जिसके कारण उसका इलाज हो सकता है। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिससे हम कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ज़रूरत है तो सही समय पर हमें ये भांप लेने की कि शायद हम इस रोग से पीड़ित हैं, और इसका इलाज भी बिल्कुल संभव है। बस जागरूकता चाहिए हमें, और थोड़ा अलर्ट रहें खान पान को लेकर, और जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको हम सुधार सके तो बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।